बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे चंद अहम जो है वो पॉइंट्स के ऊपर, चूँकि सियासी हलचल बहुत ज़्यादा इस वक्त मची हुई है, इलेक्शन सर पर है और हमारे सियासतदानों के जो एक केसेस का मामला है वो भी जो है वो बड़े ही शानदार अंदाज में अप्स एंड डाउन्स में देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए इलेक्शन की, इलेक्शन सर पर है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं, डेट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। बट उसके बावजूद सियासतदानों का डेट में जो है वो तब्दीली के हवाले से बयानात और ये जो कयास आराइयाँ हो रही हैं कि शायद हो सकता है कि तारीख जो है वो 8 फरवरी से भी आगे तजावुज़ कर जाए और इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाए, या फिर चूँकि डिफरेंट पॉलिटिशियंस का ही बयानात, नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब के बयान को ही देख लें कि अगर तो तारीख आगे हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि साफ और शफाफ अंदाज में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। अगर तारीख थोड़ी सी आगे हो भी जाती है तो कोई मसले की बात नहीं है। और इसी के बरक्स बिलावल भुट्टो साहब का कहना यह है कि भाई जो तारीख दी गई है यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर पर हम मानते हैं और पूरा एतमाद कर और यकीन रखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग बड़े ही जो है वो पुरसुकून अंदाज में अपने तैयारी, अपने मामला चूँकि निपटा रहे। नाज़रीन, अभी मुस्लिम लीग नून के जो केसेस थे जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर थे, एवन फील्ड और फ्लैगशिप में ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी जो है उनको बरी कर दिया गया है, तो अब इलेक्शन की राह में उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो नून लीग की जानिब से बड़ा ही जो है वो एक पुरसुकून सा मामला देखने को मिल रहे हैं। क्या जो इनका बयानिया है या फिर जो इनका एक माइंड सेट अभी बना दिया गया है कि वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ को बनाया जाएगा, ये बयानिया दुरुस्त है या ये माइंड सेट जो अब डिलीवर किया जा रहा है इसमें किस हद तक जो है वो आईनी और कानूनी मामला नाज़रीन इंटरफेयर हो सकते हैं। प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन जो है वो कैसे पॉसिबल होगा या फिर इलेक्शन के मामलात कैसे जो है वो यकीनी तौर पर बनाए जाएंगे, इस सवाल से बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आज अतीक़ा इश्तियाक साहिबा ने, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, और मोहम्मद जाहिद तनवीर खोकर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई विल स्टार्ट विद एडवोकेट जाहिद साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद पहले तो आपको, और साथ ही फरमाइएगा कि अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब को, चूँकि इतना बड़ा रिलीफ, इतनी तेज़ी के साथ जो रिलीफ दिया गया है, क्या आईनी और कानूनी धारे में शुमार होता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे बुलाने का। देखिए मैडम, बात तो ये है कि ये जो रिलीफ उनको दिया गया है ये उतना ही कंट्रोवर्शियल बन चुका है जितना जिस अंदाज में इनके केसेस बनाए गए थे वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल मैनर में बनाए गए थे, और इनका जो रिलीफ इनको मिला है ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मैनर में मिला है। तो ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो रिलीफ उनको मिला है ये अरेंजमेंट के नतीजे में मिला है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है उसी वजह से ही उनको ये मिला है। अगर उनको जो रिलीफ है उसी के ही नतीजे में आया है, अदरवाइज तो ये इस तरह मुमकिन नहीं था कि उनको कोई ऐसा जिस तरह का रिलीफ मिलता। अगर प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि वो केसेस जो उनसे हैं वो अगर ठीक नहीं थे तो इनसे भी कोई ना कोई पूछ होनी चाहिए कि एक शख्स के फिर इतने साल जो उनसे वो वेस्ट क्यों किए गए इन बेबुनियाद और फेक केसेस की बुनियाद पर। अगर इनमें कोई जान वगैरह नहीं थी, कोई चीज, कोई सब्सटेंटिव मटेरियल नहीं था इनके प्रोसिक्यूशन के लिए। जाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो ये केसेस ठीक थे भाई, पहले तो चूँकि मुजरिम, इश्तिहारी, चोर, डाकू, ये तमाम इल्ज़ाम ठीक थे। सडनली ऐसा क्या हो गया कि अब नैब भी ये कह रहा है कि भाई ये केसेस जो है वो सही नहीं है, ये इल्ज़ामात भी दुरुस्त नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या मसला था कि पहले तमाम मामला जो है वो ठीक थे, अभी नहीं है? क्योंकि अदालत तो वही है और शायद किरदार तब्दील हो गए हैं, इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, बात तो सारी यही है जो आपने अपने जवाब में ही कर दी है। बस अब किरदार और कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। जो कल के विलन थे वो आज के हीरो हो गए हैं, और जो कल के हीरो थे वो आज के विलन हो गए हैं। बात ये है कि ये इनकी जो डोरे हैं वो कहीं और से हिल रही हैं। बस ये अरेंजमेंट ही है, और ये जो इसको आप कह रहे हैं कि नोटेबल्स जो कर रहे हैं, जिस तरह ये पूरी की पूरी चीजों को मनोवर कर रहे हैं, ये बहरहाल उसी का ही नतीजा है। लेकिन इसमें मैसेज किया जाता है आगे जाहिद साहब,
When we talking about लॉ एंड ऑर्डर, जब हम सिचुएशन की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं, हमारे आर्टिकल की चीखों की बात करते हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून तो देखिए मैडम सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बात खूबसूरत तो लगती है बट प्रैक्टिकली ऐसी है नहीं है। आपके सामने ही है कि उसी अदालत में एक और शख्स के भी केसेस हैं, एक और बंदे के भी केसेस हैं, और उसके केसेस आप देख लें किस तरह लिंगर ऑन हुए जा रहे हैं, बल्कि उनकी तो अपील भी इनफ्रुक्चुअस हो जाती है। ठीक है, मैं इसके ऊपर आती हूँ। एडवोकेट अदीका साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद। फरमाइएगा कि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कानून होना तो चाहिए सबके लिए बराबर, लेकिन बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे जो पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज है, जिसकी जितनी ज्यादा अप्रोच है, जिसके जितने ज्यादा केसेस हैं, वही बंदा ज्यादा स्ट्रांग है और वही बंदा जो है वो आगे को जा रहा है। कल को जो बंदा इश्तिहारी था, जो बंदा इलेक्शन के लिए नाअहल था, आज वही इंसान, वही बंदा, वही पार्टी जो है वो अहल हो गई है। और ये सारे कुछ आप देख लें कि इसमें कहाँ कानून, कहाँ बराबर है, किसके लिए बराबर है। आइन तो सबके लिए, आइन पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी बालादस्ती बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि उसकी बालादस्ती पाकिस्तान में नहीं है। क्या वजूहात समझती हैं क्यों नहीं हो पा रही कानून की बालादस्ती? और आइन तो सबके लिए होता है, कानून भी सबके लिए बराबर। अब कानून बीइंग कानूनदान अगर आप ये बात कर रही हैं, तो फिर आम आवाम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज की कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जैसे हमारे जाहिद साहब ने भी बात की कि एक और शख्स की भी इसके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन बात ये वही है कि जो रिलीफ जिसको जितना मिलना चाहिए वो उतना रिलीफ नहीं मिल रहा। और ये इसके पीछे जो है वो, सॉरी टू से दैट, कि जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वही कुछ और है। तो अभी इमरान खान के ऊपर अगर हम आए, तो फिर जो है ना वो बानी तहरीक इंसाफ अब चूँकि बन गए हैं, चेयरमैनशिप भी जो है वो आगे दी गई है, तो बताइएगा कि क्या उनको भी ऐसे कोई रिलीफ इलेक्शन से पहले कोई मिल सकते हैं जैसे कि नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले तो उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो पार्टी में उस तरीके से स्ट्रांग नहीं थी। और उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। 9 मई का वाकया, उससे पहले क्या वाकयात नहीं होते रहे। इन्होंने 9 मई को एक हाईलाइट करके एक जो स्ट्रांग लेवल की पार्टी थी उसको बिहाइंड द बार भेज दिया, और उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए ये सारा कुछ, इतना बहुत बड़ा इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उस सूरत में मिल सकता है जिस तरह जी नवाज शरीफ साहब जाके 5 साल के लिए बाहर रह के आए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल आउट हो गए। इसी तरह अगर पीटीआई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल बाहर हो जाती है और 5 साल के बाद या 10 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान में वापस आती है, तो वो उनको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। अच्छा, सही आपने भी जिक्र किया कि 9 मई के मामला को जो है ना मसले को इतना ज़्यादा वो उठाया जा रहा है और उसी को बेस बनाया जा रहा है, बट इमरान खान साहब के ऊपर और भी बड़े इल्ज़ाम है। साइफर केस के हवाले से जो है वो मामला चल रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जो है वो मामला चल रहे हैं, गैर शरई निकाह का और दीगर। आपको आइडिया है, पता है, आप लोग वहाँ मौजूद हैं, तो ये तमाम केसेस इनके ऊपर हैं। देखें, एक ये साइफर केस हो गया और उसके बाद जो आप कह रही हैं बाकी वाले, तो वो आप अगर बैक हिस्ट्री में जाएं तो नून लीग के दौर में देखे जाए तो कितनी गाड़ियां जो है वो ली गई, कितने कीमती तोहफे ले गए, वो तो कंसीडर नहीं किया गया। एक जो है वो तोहफे को लेके, जो वो आप तो तोहफा कोई भी किसी को दे सकते हैं, उसको आपने कंसीडर करके तो उसको इतना बड़ा उन्होंने एक केस की सूरत में बना दिया गया। तो ये सरासर ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, जाहिद साहब फरमाइएगा कि ये सिर्फ ज्यादती है, ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ के साथ और ये मामलात होते रहते हैं। आप चूंकि इतने बड़े स्कैंडल से इतने बड़े मसले हैं और इसमें जो एडवोकेट साहिबा फरमा रही हैं, आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक तो जरूर करता हूँ, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादती तो है उनके साथ। मतलब पूरे का पूरा ये जो सिस्टम खड़ा किया गया है वो सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि उनको इलेक्शन से आउट किया जाए। तो उसके लिए हमारा जो जुडिशल स्ट्रक्चर है वो अपने तई, वो बानी चेयरमैन जो उनसे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट भी कर रहे हैं इसी फ्रेमवर्क में रह के, जो हमें इजाज़त भी देता है। बहरहाल हमें इंसाफ भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के नतीजे में ही मिलना है, इन्हीं अदालतों से ही मिलना है और कहीं जा भी नहीं सकते, और इसी में वो एफर्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो जुडिशल स्ट्रक्चर है
उन्होंने जहाँ कुछ जजेस कुछ तो ये परफॉर्म भी करता है, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं के साथ ही आप ये समझें कि जो इनका बेसिक काम है बेसिकली सिस्टम जो सा है इसका भी ये एक टेस्ट है, जो कि इस वक्त तक तो ये इस तरह थोड़ा बहुत नाकाम ही नजर आते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स जो उनसे हैं वो इस प्रोटेक्ट नहीं कर सके। जाहिर साहब, अभी आपने फरमाया कि भाई ये मामला इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको साइड पे करना है, बानी जो है ना वो तहरीक इंसाफ को साइड पे करना है। तो ये मैं ये जुमला इस्तेमाल करूं तो क्या गलत होगा कि फिर जब 2018 में इमरान खान साहब को लाना था इसलिए नवाज शरीफ को पीछे किया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बात तो आप रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं इसमें कि वो भी एक अरेंजमेंट था और ये भी एक अरेंजमेंट है जो कि कतई दुरुस्त नहीं है। तो बस फिर हम एक्सपेक्ट यही करेंगे भाई किसी को हटाना है तो ऐसे मामला ला दो, ठीक है ना, कानूनी जो है ना वो मलबे के तले उसको दबा दिया जाए और दूसरे बंदे को जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। सिस्टम ऐसे देखिए, अगर यही लोग इन लोगों ने अगर हिस्ट्री से या पास से कोई सबक ना सीखा तो फिर तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। अब असल में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आयद होती है बेसिकली ये पार्लियामेंट पे होती है और पॉलिटिशियंस पे होती है कि वो उनके स्टूज ना बने, बल्कि अवाम की मदद से जो उनका काम है अवाम के हेल्प के साथ वो पावर में आए, ना कि उनके स्टूजेस बने। जब तक वो ये करते रहेंगे इसी तरह म्यूजिकल चेयर हमारे मुल्क में चलती रहेगी और हम इसी तरह ही बैठ के बार बार इस पे डिबेट करते रहेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इवन एवरीवन नोज एवरीथिंग, उसके बावजूद यस एवरीवन नोज एवरीथिंग, इसके बावजूद हमें ये फिर करनी पड़ती है क्योंकि देखें टेस्ट तो फिर जुडिशरी का भी होता है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर भी उनके मैनिपुलेशन का जो है वो हिस्सा बन जाता है या मनोवरिंग का पार्ट बन जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक हो गया। अच्छा अतीका साहिबा, काइंडली ये फरमाइएगा कि इलेक्शन की तारीख चूंकि दे दी गई है 8 फरवरी 2024, अब इसमें क्यों जो है वो सियासतदानों के जो है वो बयानात ऐसे आ रहे हैं कि इलेक्शन शायद 8 फरवरी को ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो बाकायदा उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि भाई 8 फरवरी को होने ही है, बट इलेक्शन कमीशन का भी इस सवाल से देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल ये होने चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि होंगे और नहीं भी, और कोर्ट को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसने अपने ऑर्डर पे कैसे वो अपने ऑर्डर को अमेंड करवाना है। और बाकी आज में एक नोटिफिकेशन देखी थी जो आज का ही नोटिफिकेशन है 14 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज आई है, जिसमें कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन मोरखा 11 दिसंबर 2023 की मुतली के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की जारी करदा ट्रेनिंग को रोक दिया गया। इससे साबित बिल्कुल क्लियरली साबित है कि 8 फरवरी को इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे और कोई चांसेस नहीं है इलेक्शन होने के। अच्छा फिर क्या होगा इस सूरत हाल में? इस सूरत हाल में यही होगा कि मजीद जो है वो चूंकि पार्टी को इतनी उस लेवल की स्ट्रांग नहीं है, इन्होंने खुद को स्ट्रांग करने के लिए और पार्टीज को भी अपने साथ मिलाना है। जब इनकी जो है वो पोजीशन स्ट्रांग होगी तो ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। ठीक है जी जाहिद साहब, अभी इस नोटिफिकेशन के हवाले से आपको कोई आइडिया है? देखिए ये इतना मुझे आइडिया है कि कल एक रिट पिटीशन जो अबू जर सलमान न्याजी साहब ने दायर की थी उसका लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट ने एक डिसीजन दिया है और वो यही है जो मैडम फरमा रही हैं कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव के रिटर्निंग ऑफिसर्स है मेरा ख्याल है उनको वापस बुला लिया है उसके नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन ने तैनात किए थे। बट ये देखें ये इलेक्शन कमीशन ने अपने टी और उन्होंने तय करने हैं। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है 8 फरवरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि ये लोहे पे लकीर है, तो देखते हैं वो इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती। मेरी तो उम्मीद यही है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई तारीख है तो इस पे इम्प्लीमेंट तो बहरहाल जरूर होगा और इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। जाहिर साहब वो तो सभी देखेंगे कि 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। मुझे ये बताएंगे कि अगर होते हैं तो फिर किसके लिए नुकसानात का बाइस बनेगा और नहीं होते तो फिर जो है वो किसके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसमें आइन आर्टिकल कानून कहाँ जाता है फिर?
देखें, इलेक्शन तो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो होने ही होने हैं। इलेक्शन हो जाएंगे तो बहरहाल ये इलेक्शन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहेंगे। जिस तरह ये इलेक्शन हो रहे हैं, जिस मैनर की इंजीनियरिंग हो रही है और जिस तरह ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट तो दो रस होंगे। और ये इतनी आसानी से जो सा है ये चल नहीं पाएगा सिस्टम जो भी आएगा। बट बात ये है कि बहरहाल इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये जो मुल्क पिछले 2 सालों से या 2.5 सालों से स्टैंड स्टिल है, ये थोड़ा सा आगे बढ़े, ये प्रोसेस आगे बढ़े, इलेक्शन हो, ताकि 12 लोगों को अपनी जो राय का इजहार करने का मौका मिलना चाहिए और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट फॉर्म करने का भी मौका मिलना चाहिए। जी अतीका साहब फरमाइएगा कि अभी अवाम का एक यकीन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन होने, और अगर 8 फरवरी को नहीं होते तो अवाम का जो एक रवैया था अदलिया की जानिब, ठीक है ना, वो कैसे बदलेगा, उसमें कितनी तब्दीली आएगी? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो कोर्ट को ज्यादा पता है कि उसने अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे करना। वो वक्त और जो है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कोर्ट अपने फैसले के ऊपर अमल। और जहां तक बात रही अवाम की, तो अवाम बहुत ज्यादा जो है उसमें अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि इमरान खान ने, पीटीआई की हुकूमत ने उनको बड़ी अवेयरनेस दे दी है कि उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो अवाम अपने फैसले के मुताबिक अपनी आवाज उठाने के लिए जो है वो बहुत अवेयर होगी, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसने अपनी आवाज कैसे उठानी है। तो अगर कोई ऐसा अमल दरा, पहले तो बात ये कि होपफुली एक्सपेक्टेड तो है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अवाम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है इस चीज के ऊपर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन, यहाँ पर ये बात की जाए कि एक तरफ तो इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन के मामलात, कंपेनिंग और दीगर कन्वेंशन, सियासी मामलात के हवाले से जो हमारे सियासतदानों के केसेस भी लटके हुए हैं, ये दोनों मामलात आपस में बड़े बुरी तरह से मर्ज हो रहे हैं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब क्या देखना ये है कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो पाता है, चूँकि 90 दिन में इलेक्शन होना आइन का तकाजा था, बट 90 डेज में नहीं हुए। और उसके बाद अब जो डेट दी गई है, क्या अगर इस पर भी नहीं होते तो क्या अवामी रद्द अमल क्या आता है, कैसे जो है वो इन तमाम मामलात को हैंडल किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करके इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाएगा। नाज़रीन, इसके हवाले से नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे। एज आई ऑलवेज से, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।